एक देश एक कानून मतलब 370 के कुछ पार्ट को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से, उसका झंडा, उसका संविधान हटा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि भारत में एक देश एक संविधान सब कुछ मतलब बराबर हो गया है? हालांकि 370 अभी भी संविधान में मौजूद है, लेकिन वो निष्क्रिय है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो अब उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे क्षेत्रों, बहुत सारे राज्यों में अलग नियम हैं जो कि हमारे हिंदी लैंड से अलग हैं। हिंदी लैंड जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हम जनरली हिंदी लैंड के लोग, हिंदी भाषी लोग यही समझते हैं यही भारत है, और यही लोग जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी राज्यों के मतलब ही नहीं है। मतलब हम अपनी चीज़ों को थोपना चाहते हैं। संविधान में ही 371 अनुच्छेद है, जिसमें मिजोरम के बारे में उपबंध है कि मिजोरम में बहुत सारे ऐसे कानून संसद के द्वारा बनाए गए जो उसके असेंबली के अप्रूवल के बिना लागू नहीं होता है। नागालैंड में सेम ही है, जब तक असेंबली अप्रूव नहीं करती है तब तक हमारे पार्लियामेंट के बहुत सारे कानून वहाँ लागू नहीं होते हैं। कुछ राज्यों में राज्यपाल को कानून व्यवस्था से लिए कुछ क्षेत्रों के लिए एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, जहाँ पे डायरेक्टली राज्यपाल के थ्रू प्रेसिडेंट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, कमेटी बनाने की सलाह दी जाती है राज्यपाल को। मणिपुर में एक कमेटी बनाई जाती है जो कि शायद नहीं बना था, और इन सब कारणों से ही आप देख रहे हैं मणिपुर पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है। हमारे न्यूज़ चैनल्स पर कहीं भी उसकी कोई चर्चा नहीं है। हम इसराइल और फिलीपींस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर और विभिन्न राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं हम उस पर कोई चर्चा नहीं करते। हमारे आसपास गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी है, बहुत सारा चीज़ है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का जिक्र है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। क्या यह पूरे भारत में लागू करना सही होगा? क्या 371 को ख़त्म किया जाएगा? क्या मिजोरम के, नागालैंड के असेंबली के पावर जो उनको विशेष पावर दिया गया, क्या उसको ख़त्म किया जा सकता है? जो गोवा में एमएलए की संख्या के लिए उपबंध विशेष बात लिखी गई है 371 के एक सब सेक्शन में, क्या उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकेगा? क्या हमारे सिख भाइयों को हेलमेट लगाने के लिए मजबूर किया जा सकेगा? क्या वो इस बात को मानेंगे? क्या पार्ट 3 में रिलीजियन स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, क्या उसको आप ओवर रूल कर पाएंगे? आर्टिकल 44 देखिए, हमारे संविधान में पार्ट 3 है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या एक जगह है जो हमारा यूसीसी दिया, पूरे संविधान में आप खोजेंगे तो यूसीसी केवल आर्टिकल 44 पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में मिलता है कि समान नागरिक संहिता बनाने की बात की जाएगी। समान नागरिक संहिता थोड़ा सा जान लें, एक आपराधिक कानून होता है जो आईपीसी है, जो लगभग पूरे जात धर्म के लोगों के लिए, सबके लिए समान होता है। कॉन्ट्रैक्ट का रूल भी सबके लिए समान है, टॉर्ट का रूल भी सबके लिए समान है, बाकी सारे जो एक्ट्स हैं लगभग सबके लिए समान है। लेकिन शादी विवाह का कानून जो है, गोद लेने का कानून जो है, और बहुत सारे उपबंध जो है वो पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न होते हैं, जो हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। अब यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन समानता की बात कर रहे हैं, तो हिंदू लॉ में जो है ना, उसमें भी बहुत सारी समानता नहीं है। आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी या और विशेष तबके के लोग हैं जो हिंदू होते हुए भी उन पर हिंदू लॉ का जो कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह नहीं लागू होता है। बाकी बौद्ध, सिख, जैन, ये सब लोग हिंदू नहीं हैं धर्म से, फिर भी उन पर हिंदू कानून, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट ही लगता है। इस मुस्लिम लॉ में बात करें तो मुस्लिमों में भी बहुत सारे बंटवारा हैं। सिख है, शिया है, जिनके लॉ में, कानून में बहुत सारे अंतर हैं। फिर शिया और सुन्नी में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। इस्लाम के एक स्कूल में ऐसा लिखा गया है कि वहाँ पे कोई एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। उसके उलट हिंदू में बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है जहाँ एक पुरुष जो है एक से अधिक महिलाओं से शादी करता है। एक सांसद भी है राजस्थान के, जिनकी 2 पत्नियां हैं, करवा चौथ के समय उनका दोनों तीनों लोग का साथ में फ़ोटो बहुत ही वायरल हुआ था। तो अगर यूसीसी को केवल 4 शादी को टारगेट करने के लिए लिया जा रहा है, तो वो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे कस्टम्स के कारण होती हैं, और इस्लाम में भी एक शादी बहुत सारे स्कूल, छोटे स्कूल्स मानते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का हम खिलाफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर आप केवल एक धर्म को टारगेट करने के लिए, किसी पॉलिटिकल व्यू के कारण चुनाव जीतने के लिए लाते हैं,
तो ये पूरे भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मणिपुर जल रहा है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ आप हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, दूसरे रिलीजन्स का इशू है। तो पूरा नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया। देखिए, आप महिला आरक्षण ला रहे हैं, महिला आरक्षण से बहुत सारा फ़ायदा होगा। अगर हम तो ये बोलते हैं हर क्षेत्र में महिलाओं को कम से कम 33% 40% आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो सब लोग अपने घर की बेटियों को उस क्षेत्र मजबूरन पैसे के लालच में किसी राज में उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे भेजेंगे। तो इससे दहेज की प्रवृत्ति भी रुकेगी, क्योंकि जो महिला रहेगी, लड़की रहेगी, खुद अपने पैरों में खड़ी रहेगी। बहुत सारे इशूज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो महिला आरक्षण आया, पास हो गया, ठीक है, लेकिन वो कब लागू होगा, कब नहीं लागू होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। अभी जनगणना नहीं हुआ, 2021 में होना चाहिए था, जनगणना होगा, उसके बाद से फिर क्षेत्र बटेंगे लोकसभा वाले, फिर साउथ इंडिया वाले बोलेंगे हमने पॉपुलेशन घटाया है, तो आप पॉपुलेशन हमारा सीट कम हो गया, तो फिर सारा कंट्रोल जो है हिंदी लैंड के हाथ में आ गया, तो हिंदी लैंड वाले ही प्रधानमंत्री चुनेंगे, उनके ही सांसद ज़्यादा होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हम हिंदी लैंड वाले कैसे वोट देते हैं? बिहार में जात धर्म के अलावा किसी चीज़ पे वोट पड़ता है? नहीं पड़ता है। और इसीलिए आप कोई भी इंडेक्स देख लीजिए, बिहार यूपी सबसे पीछे अभी भी बना हुआ है। तो सारे इंडेक्स को आप झुटला नहीं सकते हैं, सारे इंडेक्स झूठ नहीं बोल सकते हैं। और आप विश्वगुरु हैं, आप विश्वगुरु हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और सबसे बड़े लोकतंत्र विश्वगुरु के साथ अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि इंडेक्स को गलत बता दे रहा है हमको नीचा दिखाने के लिए, और बाकी देशों को हमसे ऊपर कर दे रहा है, तो फिर ये भी तो हमारे लज्जा की और शर्म की बात है। तो यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन इस पे सबसे बात होनी चाहिए। जैसे हिंदू लॉ में भी बहुत सारी कमियां थी। जैसे जब नेहरू जी और अंबेडकर जी हिंदू लॉ ला रहे थे, तो बहुत विरोध किया गया था, बहुत विरोध किया गया था। अगर नेहरू जी, कांग्रेस, अंबेडकर जो है हिंदू लॉ नहीं लाया होता, तो आज हिंदुओं में भी 4 शादी हो रही होती, हिंदुओं में भी सती प्रथा की कुप्रथा, सती प्रथा था, बाल विवाह था, दहेज प्रथा तो अभी भी है। तो हिंदुओं में भी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जिसको चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया गया है, स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया गया है। नेहरू जी, कांग्रेस, अंबेडकर का विरोध उस समय, अगर वो विरोध के सामने झुक गए होते तो नहीं हुआ होता। तो ऐसे ही बाकी रिलीजन्स में, बाकी ग्रुप्स में अगर कोई कमियां हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया जाना चाहिए। एक साथ कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब, जैसे 3 तलाक हटा, वैसे और कुरीतियों को आप हटा सकते हैं। बाकी शादी का एज जो है 18 साल, 21 साल, जो भी आप तय कर रहे हैं, सरकार तय कर रही है, वो सबके लिए समान हो, बाल विवाह सबके लिए रुके, दहेज प्रथा सबके लिए रुके। तो ये सारी चीज़ सबके लिए हो, लेकिन शादी किसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मतलब इंटरनल चीज़ों को आप यूसीसी के माध्यम से नहीं ढक सकते हैं। और आप चाहेंगे एक देश एक संविधान हो, तो वो तो अमेरिका जैसे देशों में भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे देशों में पॉसिबल नहीं है। हर देश में कुछ कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। 370 एक हुआ था, उसमें बस एक ही खराबी थी कि एक अलग झंडा था, एक अलग संविधान था। बाकी कुछ विशेष चीज़ें अगर हैं कि असेंबली अप्रूव करेगी तभी पार्लियामेंट का चीज़ वहाँ लागू होगा, तो ये मिज़ोरम, नागालैंड और भी सारे स्टेट्स में है। इन सब चीज़ों के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर चर्चा कर सकते हैं और हमारे ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।